जॉन भाई से माजरत के साथ, ये निज़ाम भी बहुत अजीब है, इतना अजीब है कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कल पाकिस्तानी सियासी ढांचे के ताकतवर तरीन शख्सियत मोहसिन नकवी साहब ने एक खिताब किया और उस खिताब का खुलासा ये था कि ये जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो कोलैप्स कर चुका है और पाकिस्तान को एक नए निज़ाम की ज़रूरत है। इस बयान को लेकर आप एक्स पे और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सी कमेंट्री देख रहे होंगे। लेकिन इन 4 सालों में जो भी प्रोग्रेस रही है, उसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म या सबसे बड़ा जो हुकूमत के लिए मुसीबत रही है, वो उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। ये जो पिछला 4 साल का अरसा है, ये पाकिस्तान की मईशत का लोएस्ट ग्रोथ साइकिल समझा जाता है। मैंने इनवाइट किया है अली खिज़र को, जो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हेड ऑफ रिसर्च हैं बिजनेस रिकॉर्डर में, कि ज़रा आज वो एक सीटी स्कैन करें पिछले 4 सालों का और समझाने की कोशिश करें कि वो कौन सा सिस्टम है जो कोलैप्स हुआ है और कौन सा नया सिस्टम पाकिस्तान को ठीक कर देगा। अली भाई, वेलकम टू रफ्तार। थैंक यू ब्राउन भाई। कैसे? बस ऑल गुड, मजे में? ऑल गुड सर, थैंक यू। कराची अच्छा लग रहा है कुछ या वैसे ही है बुरा हाल? वैसा ही है कराची। कराची में लेकिन कुछ कराची हमेशा आके मजा आता है, अच्छा लगता है। ग्रेट। सिस्टम कोलैप्स हो गया अली भाई, आपको इसमें कोई खबर लगी? देखिए, सिस्टम जो है वो चल कब रहा था और सिस्टम क्या कोलैप्स हुआ है, और क्या ये ऐसा कोलैप्स हुआ है कि जी हम 4 से 15 सूबे या 32 सूबे बना दे तो ये एकदम जो है रीसेट हो जाएगा? क्या ऐसा चीज़ है? क्या इसके इश्यूज ऐसे हैं कि इस वजह से प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है? वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन दैट फर्स्ट। सिस्टम, कोई भी सिस्टम दुनिया में काम कर सकता है, और दुनिया में अभी भी मौजूदा वर्ल्ड में और हिस्ट्री में मिसालें हैं कि मुख्तलिफ तरह के सिस्टम जो हैं काम करते रहे हैं, एज लॉन्ग एज वो सिस्टम फंक्शनिंग हो, उस सिस्टम के अंदर मेरिट हो, उस सिस्टम के अंदर जो है एक आपकी कंपेटिटिवनेस हो, और उस सिस्टम के अंदर एक चेक एंड बैलेंस हो। अब आप देख लें, अगर इसमें चाइना को देख लें, चाइना का वन पार्टी सिस्टम है, और वन पार्टी सिस्टम है लेकिन मेरिटिक मेरिट उसमें जो है बहुत उसको रोल है, और वो पार्टी के अंदर जो इंडक्शन शुरू से होती है और उसके फेजेस लोकल बॉडीज के लेवल से बॉडीज होते हैं और ऊपर आते हैं, और ऊपर जो जितने लेयर्स में लोग आते जाते हैं उतने काबिल होते हैं, और वो स्प्रेड हो जाते हैं इधर उधर, और वो सिस्टम काम कर रहे हैं। और इस दुनिया में इस वक्त सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला अगर कोई मुल्क है पिछले 30-40 साल में तो वो चाइना है। और वो चाइना की सक्सेस ऐसी है कि वो इस तरह नहीं कि जिस तरह जापान और बहुत सारे कई मुल्क तो बीच में आए, लेकिन वो यूएसएसआर, जापान ये बारे, लेकिन चाइना जो है वो वाकई टफ टाइम ले रहा है। एक इसी तरह एक अमेरिकन सिस्टम है जो उसकी अमेरिकन द वेस्टर्न डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट, आज से 30 साल 40 साल पहले तक वो दैट वाज द बेस्ट सिस्टम, अमेरिकन ड्रीम, और वो जो ज़बरदस्त सिस्टम था जो मिडिल क्लास उसने बनाई, जो उसने मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाई, जो उसने आर&डी के ऊपर काम किया, उसने दुनिया भर के जो टैलेंट लेके आए, उसकी यूनिवर्सिटीज़, उसका सारा कुछ, उसने क्या कमाल काम किया। फिर वो उसने कैसे वो दुनिया भर में वैल्यू चेंज बनाई अमेरिकन कंपनीज, और वो आर&डी पे चलते रहे, ज़बरदस्त काम करता रहा। लेकिन अगर हम देखें पिछले कुछ 15-20 साल से और जितना आगे जाते जा रहे हैं उस सिस्टम में क्रैक्स आते जा रहे हैं, जंगों के अंदर चल गए, करप्शन उधर आने लग गई, सिस्टम कोलैप्स करने लग गया। और जब अमेरिकन डेमोक्रेसी देखें तो उसका बड़ा बुरा हाल है। एक इसकी इसी की एक पैरेलल एग्जांपल इंडिया की देख लें कि जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी और वो क्या ज़बरदस्त था, लेकिन अब इंडिया को देखें, इंडिया में क्या हालात होते जा रहे हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो दुनिया भर में मुख्तलिफ सिस्टम मुख्तलिफ जगह पे काम कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज उस सिस्टम में चेक एंड बैलेंस हो, उस सिस्टम में मेरिट हो। सवाल, एक और सिस्टम को आप इंक्लूड कर दें, डेमोक्रेसी हो गया, सिंगल पार्टी रूल हो गया, मोनेकीज ले लें, यूएई एक एग्जांपल है हाँ, कि एक शानदार निज़ाम काम कर रहा है, उसका एचडीआई और एचसीआई, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस उसको टॉप 25 कंट्रीज में शुमार करते हैं, एक मिरेकल स्टेट कहा जाता है उसको, डेवलप्ड वर्ल्ड में आ गया, डेवलप्ड वर्ल्ड में आ गया। लेकिन अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस की 2 इंडिसेस हैं, उनको गौर से देखें तो एक चीज़ काम नहीं करती। मतलब मैंने जब इसको रिव्यू किया तो टॉप 25 कंट्रीज में 24 कंट्रीज वर डेमोक्रेसीज, एक यूएई था जो दोनों इंडिसेस में। लेकिन जब बॉटम 25 को रिव्यू किया, दुनिया की 25 बदतरीन ममालिक को, तो सब के सब मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स, मिलिट्री जंटा, हाइब्रिड रिजीम्स थे। वहां पर कोई भी डेमोक्रेसी नहीं थी। मेरिट नहीं है ना जी।
जब एक आप यूजुअली मोनार्की ले आएंगे, एक्सेप्शंस आप निकाल दें, इसीलिए हाँ, एक्सेप्शन उस मोनार्की में भी है। उस मोनार्की ले आएंगे आप उसमें, अगर आप मिलिट्री हो या कोई भी मिलिशिया हो या किसी तरह का कोई बादशाह हो और वो लेके चले, और जब उसकी बात मानी जाए तो बादशाह से जो नाराज़ होता था तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। तो सब कसीदे पढ़ते थे बादशाह के, बादशाह को आगे कोई उसका वज़ीर उसकी वो बात नहीं कर सकता था। तो वही बात आज भी आ जाती है कि सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, सिस्टम के अंदर लोग जो हैं उन 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 उनकी बात नहीं सुन सकते, डिसेंट जो है वो आप उस कर नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो प्रॉब्लम। निज़ाम होना चाहिए। निज़ाम किसी शख्सियत के गिर्द जब घूमेगा तो वो डिलीवर नहीं करता। एग्जैक्टली किसी एक शख्सियत, कोई एक शख्सियत जब निज़ाम का महवर बनेगी, चाहे वो डिक्टेटरशिप की सूरत में हो या चाहे वो मोनार्की की सूरत में हो, तो वो निज़ाम डिलीवर नहीं करता। या कोई एक इंस्टीट्यूशन हो, कोई एक निज़ाम नहीं institution, करता। आप absolutely। जब मल्टीपल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, कोई एक इंस्टीट्यूशन के गिर्द घूमने लग जाए तो वो भी नहीं काम करेगा। ये तो बहुत ही हमने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है कि दुनिया में कामयाब होने की किस किस्म के सिस्टम्स होने चाहिए। मैं इस पर वापस आऊँगा कि पाकिस्तान में जिस सिस्टम की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्या वो आप देखते रहते हैं चीज़ों को, पाकिस्तान की इकॉनमी के पूरे आप नीचे तक चीज़ों को देखते हैं, क्या वो काम करेगा नहीं करेगा? लेकिन उससे पहले एक आफत ज़दा मईशत थी 22-23 में। लोग कहते हैं वी वर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। करेक्ट है, गलत नहीं है। 4-5 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, बहुत बुरा हाल था, चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी थी। आज मईशत स्टेबलाइज्ड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म और डिसअपॉइंटमेंट तमाम हलकों में हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को लेके। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी वी वर ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट। जनवरी 2023 में आपके स्टेट बैंक के रिजर्व जो थे 3 अरब डॉलर के रह गए थे, और उसकी फॉरवर्ड लाइबिलिटीज़ जो थी वो तकरीबन 6 अरब डॉलर की थी। आज जो है आपके रिजर्व जो हैं वो 17 बिलियन के हैं, और फॉरवर्ड लाइबिलिटीज़ जो हैं वो 1 बिलियन की रह गई हैं। तो आप देखें 14 + 5 19 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट 20 बिलियन जो है 20 अरब डॉलर की आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले 3.5 साल के अंदर। तो इसमें अगर स्टेट बैंक को हम क्रेडिट देंगे तो उसमें बजा नहीं होगा। स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है। ये 20 बिलियन डॉलर जो आपकी इकॉनमी में डाले हैं, ये आपको उसने अगले 2-3 साल के लिए एक सहारा दे दिया है कि अब अगर आप 2 साल चलते भी रहेंगे ना मुश्किल वक्त में भी, तो वो हालात नहीं आएंगे जो 2023 में थे और उससे पहले बदलने के मामलात आएंगे। हैविंग सेड दैट, आपने खुद शुरू में आपने यही जिक्र किया कि हम जिन्हें पिछले जो 4 साल देखे हैं वो पाकिस्तान की ग्रोथ के तकरीबन लोएस्ट ग्रोथ पीरियड के 2023 से 2025 तक के जो 3 साल थे, ठीक है, उसके अंदर जो पाकिस्तान की ग्रोथ थी उसमें कम 1952 से आज तक 3 साल की इससे कम ग्रोथ नहीं आई है। अगर हम पावर्टी के नंबर देखें तो जो हमारा सर्वे 2019 का आया था और अभी 2025 का आया है, तो जो सबसे लोअर स्ट्रेटा वाला है वो उसकी रियल इनकम 2019 में ज़्यादा थी, 25 में कम है। सिर्फ जो टॉप की टीयर वाले 1 या 2 टीयर हैं उनकी रियल इनकम जो है पहले से ज़्यादा है। तो यानी कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब जो है वो नीचे गया है, और ऊपर वाली क्लास जो है वो भी रिलेटिवली थोड़ी सी ऊपर गई है। तो नंबर 1 इनइक्वालिटी बढ़ी है, नंबर 2 पावर्टी बढ़ी है, और मिडिल क्लास जो है वो श्रिंक हुई है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो स्टेबिलिटी आई है, जो हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया है, या इन्फ्लेशन जो है, जो कि हम अगर हम देखें कि हमने पहले जो है 30% 25% की इन्फ्लेशन देखी, हाईएस्ट इन्फ्लेशन शायद 38-39% की थी, उससे पिछले साल 4% पे आ गए, इस साल 7% पे आ गए, और अगले साल भी 10% से नीचे रहेंगे। तो ये बात देख के तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम ये देखें तो कीमतें हमारी पिछले 4 साल में दुगनी हो चुकी हैं। इनकम उस तरह से दुगनी नहीं हुई है, और जब इनकम कम इतनी नहीं बढ़ी है, कीमतें बढ़ गई हैं, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, लोगों के लाइफस्टाइल एडजस्ट हो गए हैं, और उस एडजस्टमेंट के बाद भी अब ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। तो ज़ाहिरी बात है लोगों की बस हो गई है कि यार ठीक है जी, आपने एक चीज़ स्टेबल कर दी, सारा कुछ कर दिया, बट हमारे व्हाट इज़ इन फॉर अस, हमारे लिए क्या है, इसमें आगे हमने कैसे चलना है, ग्रोथ कैसे लानी है, डेवलपमेंट कैसे लेके आनी है, मुल्क को आगे कैसे चलना है। हर साल जो 4 मिलियन लोग आ रहे हैं उनको नौकरियां कैसे दिलानी है, उनको रोज़गार कैसे दिलाना है, उनकी एजुकेशन का, हेल्थ का, एनवायरनमेंट का, उस पर क्या काम करना है, उस पर तो कुछ नहीं हो रहा। और जब हम हुक्मरान तबके की बात करते हैं तो ऑस्टेरिटी की बात करते हैं जी, के इंटरेस्ट रेट बढ़ा। देखें जी, फिस्कल हमने क्या इंटरेस्ट 2 पॉलिसीज़ रखी हैं। अगर मैं प्योर इकोनॉमिक टर्म में करूँ तो प्राइमरी इनका फिस्कल सरप्लस रखा है पिछले 3 साल से, चौथा साल हम रखने जा रहे हैं।
दूसरा इंटरेस्ट रेट हमने रियल रखे हैं। ये दोनों ने क्या किया, चोक कर दिया है। लेकिन अगर इसको देखें तो क्या ये यहाँ हम रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं? क्या हमारा प्राइमरी फिस्कल सरप्लस इस वजह से आया है कि हमने टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं? क्या हमने टैक्स को एक्सपैंड किया? क्या हमने रिटेलर, एग्रीकल्चर और बहुत सारे जो नॉन फाइलर थे उनको टैक्स में ले आया, या हमने जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा था उस पे बोझ बढ़ा दिया है, पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा दिया है? हमने क्या किया है? हमने क्या डेवलपमेंट के खर्चे कम करके किया है? क्या उससे हमने ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ किया है? हमने क्या क्या चीज़ नहीं की? तो हमने कोई भी टैक्स एक्सपेंशन नहीं की, लेकिन प्राइमरी फिस्कल सरप्लस टैक्स जो एग्जिस्टिंग नेट में था उसको बढ़ा के और डेवलपमेंट को चोक किया। रियल इंटरेस्ट रेट हमने पॉजिटिव रखे हैं, लेकिन हमने एक्सचेंज रेट को नहीं छेड़ा। एक्सचेंज रेट हम ओवर वैल्यूड रख रहे हैं। Is it correct कि right now the rear is around 107 rupees? जी 107. 106.5 पे है, जो 10 साल की एवरेज है 102 की है। और अगर जो 106.5 का जो ये लेवल था, ये लेवल तकरीबन आपका 2018 में था, उसके बाद अब आया है। तो अब Can I ask you very हाँ। quickly? अगर इसको 102 पे वापस लाना है तो कितनी एडजस्टमेंट जरूरी होगी? यार मेरे ख्याल में ये 300 रुपये के करीब आ जाएगा। मुझे एक बैंक के ट्रेडर की कैलकुलेशन है, उन्होंने कहा है कि अगर इसको 105 पे आज लाते हैं तो 292 पे आता है। तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा। कहने का मकसद ये है कि जो हमने स्टेबिलिटी लाए हैं, उस स्टेबिलिटी से हमने कोई रिफॉर्म नहीं लाए। आज हम स्टेबिलिटी को छोड़ते हैं तो 2 साल में फिर क्राइसिस आ जाता है, और हम स्टेबिलिटी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आई। हमने वादे किए थे, देखिए 2023 के अंदर जब ये आया था, हमने वादे किए थे 75 अरब 100 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, 25 अरब इधर से, और हम 25 अरब IMF उधर के से, पास नहीं 25 जाएंगे। अरब उधर से आएंगे। आज हम 2026 के अंदर बैठे हैं। हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया जी। मई 2025 के अंदर हमने इंडिया के पटखंदे उड़ा दिए, 6-7 जहाज़ गिरा दिए। फिर उसके बाद आगे जो है ये दुनिया में इतनी बड़ी जंग लड़ी, उसमें हम सालसी बने और हमने MOU साइन किया और इस्लामाबाद अकॉर्ड की सब ने तारीफ़ की। बट व्हाट्स इन फॉर मी, हमें क्या मिला? हमें क्या इन्वेस्टमेंट मिली? Nothing. आज पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर ऑल दैट इज़ एट द लोएस्ट लेवल। आज पाकिस्तान की डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट लेवल। तो अगर आपके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आपके अंदर कोई फील गुड फैक्टर ट्रांसलेट नहीं हो रहा मनी में, आपकी सेविंग नहीं बढ़ रही है, तो देयर इज़ समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद इट। तो वो जो रॉन्ग को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हम उस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो हम सिस्टम A से B से C पे चले जाएंगे। वी विल गेट नथिंग। अली, आपने इतने सारे मौजू छेड़ दिए ना इस पिछले चंद मिनटों में, मुझे ये सब अलग अलग गुफ्तगू है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट, आपने डॉलर की बात कर ली, आपने अभी रिफॉर्म की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की। एक बात जो आपने करके आप गुजर गए वो थी कि फ़र्क अमीर और गरीब का बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। यूसुफ नज़र साहब हैं, उन्होंने एक फ्राइडे टाइम्स में आर्टिकल लिखा है। उससे पहले हफीज़ पाशा साहब का एक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है, जो 2020-21 की रिपोर्ट है। उसमें एलीट कैप्चर की कीमत 17 अरब डॉलर के आसपास बताई गई थी। यूसुफ नज़र साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ नाउ समवेयर अराउंड 36 to 40 बिलियन डॉलर्स एलीट कैप्चर। उसमें एक तो थोड़ा समझाएं कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये एलीट कैप्चर की ये कीमत कैसे निकलती है, हमारे व्यूअर्स को आसान टर्म्स में समझाएं कि ये कैसे बताते हैं कि ये जो अमीरों ने कब्जा किया हुआ है मुल्क के ऊपर, उसकी ये कीमत 40 अरब डॉलर कैसे कैलकुलेट हुई है। देखें, ये तो मेथोडोलॉजी उनकी देखनी पड़ेगी, बट एक सिंपल सी बात हम ये कहते हैं कि जी हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं, लेट्स से आजकल ऑटो पॉलिसी चल रही है, एक रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है, और चीज़ें आ रही हैं। उनको में से हम चलें, ऑटो पॉलिसी और रिफाइनरी पॉलिसी आज दो ज़रा ताज़ी चल रही हैं। मैं इनसे मिसाल दे के आपको बताता हूँ। ऑटो पॉलिसी में क्या होता है कि जी हम जो है मराद देते हैं, वो मराद इस तरह देते हैं कि हम कंपनी को कहते हैं कि जी आप लोगों को हमने प्रोटेक्शन दे दी अगेंस्ट इम्पोर्ट, और उसकी वजह से जो है कीमतें यहाँ पे लोकल चीज़ों की ऊपर हो जाएगी वर्सेस जो आना चाहिए। तो कंज्यूमर अगर एक चीज़ है, गाड़ी अगर उस पर ड्यूटी कम हो तो वो 100 रुपये की आएगी, ठीक है। अगर हमने उस पर 40% की ड्यूटी लगा दी तो 140 आ गया, ठीक है। तो वो 40 रुपये जो हमने दे दिए वो हमने इसकी जेब में दे दिए, प्रोड्यूसर की जेब में दे दिए एक्स्ट्रा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 40 रुपये जो हैं वो उससे R&D करेगा, ग्रो करेगा। कल को हम ये 140 से 120 से 110 तक चले जाएंगे, 10-15%, या हम बिल्कुल लेवल पे आ जाएंगे, और ये हो जाएगा। 1985 के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पाकिस्तान में इर्तिजा हुआ था, जब सुजुकी ने, जो पहले खैर उससे पहले भी आपने आसिफ रिजवी का बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया, तो उसमें जब सुजुकी आई थी 85 में, गालिबन 80s में, तो उस वक्त सुजुकी के जो ग्लोबल CEO थे या चेयरमैन थे, जो भी आए थे, उन्होंने पाकिस्तान में आके तकरीर की थी कि 1990 में पाकिस्तान
जो है ऑटो एक्सपोर्ट और ऑटो एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। आज अगर हम इस ऑटो पॉलिसी की बात करें तो वही बात हो रही होती है, एक्सपोर्ट तो कुछ नहीं हुई। और आज भी हम प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन उधर ही चल रही होती है। तो वो प्रोटेक्शन अगर आपको ट्रांसलेट नहीं हो पाई है अगर किसी चीज़ में, तो वो किसी और की जेब में जा रही है पैसे, ठीक है। या तो वो पैसे लोकल मैन्युफैक्चर ओनर्स के जेब में जा रहे हैं या वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनके जो पार्टनर्स हैं जो इंटरनेशनल हैं। एक ही चीज़, ठीक है। आज रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है। रिफाइनरी पॉलिसी में कहते हैं जी अगर आपने एक्सपैंड करना है, आपने रिफाइन को एक्सपैंड करना है, तो आपको हम 27% जो आपकी 5-6 बिलियन की अगर डॉलर की पूरी जो एक वो कहेंगे ना कॉस्ट है, तो उस 5-6 बिलियन में से 27% यानी कि 1/4 तकरीबन जो है वो आपको हम डीम ड्यूटी के मद में देंगे जो कस्टम ड्यूटी में कंज्यूमर पे करता है। यानी मेरी आपकी जेब से जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है उसमें से जो पैसे जो हम 10%, 7.5% की ड्यूटी देते हैं, वो ड्यूटी वो एक इन कंपनियों के पास जाएगी थ्रू एस्क्रो अकाउंट एंड ऑल दैट, जिसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप जेब से पैसे दे रहे हैं उसके थ्रू करेंगे वो, तो वो कहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है जी। इससे कैपेसिटी पेमेंट्स भी इसकी एक शक्ल है। आईपीपीएस पे अगली मिसाल आईपीपीएस की आ जाती है कि जी आईपीपीएस पे कैपेसिटी पेमेंट और जो आपने आईआरआर रिटर्न दिए हैं वो एवेंचुअली कंज्यूमर पे कर रहा है। तो दैट्स हाउ यू गेट इनटू द रियल मतलब सरकार अपनी किटी से ताकतवर इंडस्ट्रीज, लोगों, लॉबीज को प्रोटेक्शन के नाम पे जो प्रिविलेजेस देती है उसकी कॉस्ट है। लेकिन यूसुफ नज़र ने इस दफ़ा एक और साइड को भी डिस्कस किया। उन्होंने बोला ये तो फॉर्मल इकोनॉमी की चीज़ें हैं ना, बजट में आता है। कह रहे हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में तो काम हो रहा है जिसका कोई किसी बजट में हिसाब किताब ही नहीं है। मतलब मैंने आपको ज़मीन दे दी, रियल एस्टेट के अंदर बहुत कुछ, रियल एस्टेट इज़ द बिगेस्ट बहुत हो रहा है प्रोपोनेंट ऑफ दैट। ज़मीनें दे दी, एनओसी दे दिया, प्लॉट दे दिया, फलाना दे दिया। तो उसने उन सबको मिला के अंदाज़ा लगाया है कि ये जो इलीट कैप्चर की कीमत पाकिस्तानी इकोनॉमी की डबल हुई है इन द लास्ट 5 years। हो सकता है विच मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने ये भी इस्टेब्लिश किया कि फरहान गरीब और अमीर का फ़र्क बड़ा है। सो अमीर अमीर हो रहा है। अच्छा, जब आप अमीर की भी बात करते हैं अली, तो आप तो मेरे और आपको भी अमीर कह रहे होंगे ना। देखिए जब इन्फ्लेशन मुझको हम ये कह रहे थे ना कि हमारी नेट इनकम बढ़ी है, अब हमारी बात कर रहे थे ना, लेकिन हम तो अमीर नहीं है ना। आपको पता है ना अमीर कौन है? नहीं, अमीर नहीं है, लेकिन हम इस मुल्क में मतलब इस मुल्क के बजट के हिसाब से अमीर नहीं कह रहा बॉस। हाँ, इस मुल्क के हिसाब से हम मतलब हम वी आर प्रिविलेज्ड हैं। लेकिन मसला ये है कि हम शायद 5% में हो। देखिए इस मुल्क में 1000 में से 18 लोग हैं जो जिनके पास गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उन 18 में तो है ना। बिल्कुल ठीक है। 1000 उसमें से है, लेकिन उन 18 में से 2 लोग और 3 लोग जो हैं जिनके पास 25-25 गाड़ियां हैं, हवाई जहाज भी हैं, आधे लोग हैं, तो वो 7-8 लोग वो हैं। तो वो तो अलग ही गेम हो रही है ना। ये उनकी बात हो रही है, ये पैसे उधर जाते हैं, बिल्कुल उधर जाते हैं। ये 36 अरब डॉलर उनके पास जाते हैं। मेरी आपकी गाड़ी में से भी उनके पास जा रहे हैं, ठीक है। मैं आप पेट्रोल खर्च करते हैं उसमें से भी जा रहे हैं। मैं कोई आप घर लेते हैं तो उसमें से भी उनके पास जा रहे हैं। What has led to the increase in elite capture during the 5 years? क्या हुआ है ऐसा? देखिए एक तो ये बात है कि आप ये देखें सिस्टम में ऐसा क्या है जो elite capture को आप ये देखें, जब क्राइसिस आता है, जब जिस तरह का हमारा क्राइसिस आया, उस क्राइसिस के अंदर जो है इवेंचुअली प्राइसेस तो इंक्रीज़ हो गई। आप स्टॉक मार्केट को देखें, स्टॉक मार्केट की वैल्यू कहाँ से कहाँ चली गई। रियल एस्टेट की प्राइस भी बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। लेकिन आपके कैश फ्लो जो बनाता है, कमाता है, 50,000 कमाता है, 1 लाख कमाता है, 2 लाख रुपए कमाता है, उसकी परचेजिंग एबिलिटी टू बाय अ कार और हाउस और समथिंग वो डिमिनिश होती जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसके पास चूँकि एसेट नहीं है और उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, तो वो गरीब होता जा रहा है। जिसके पास एसेट हैं उसके एसेट रीवैल्यू के ऊपर चले गए हैं, तो उसको एक रिटर्न आ गया। तो नेचुरली जब इन्फ्लेशन आती है तो इट बेनिफिट्स मोर हु रिच, tax on the poor. It's a tax on the poor. So basically it is the result of the high inflation. लेकिन हमारे सिस्टम में भी तो ये एक इनहेरेंट जो सिस्टम है जो कोलैप्स कर चुका है, उस सिस्टम का ये फीचर है सर, ये बग तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल फीचर है, बिल्कुल फीचर। और इस फीचर को आप फीचर था सर, ये फीचर आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज भी देखें वो ब्यूरोक्रेसी ने जो इस बजट के अंदर जो है वो तकरीबन कितना 1.5 अरब या कितने, मुझे भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आती, बट स्पेशल वो 1.8 बिलियन की एक अलग से उन्होंने अपनी ग्रांट ली है। उन्होंने कहा है कि जी हम काम नहीं करेंगे, फेडरल वाले पंजाब में काम करना चाहते हैं या सूबों में, कोई सूबे पैसे अच्छे देता है तो हमें भी पैसे अच्छे चाहिए। तो वो अगेन वो भी सिस्टम कैप्चर है। वो तो उसके अलावा दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशन देखें वो भी कर रहे होते हैं, उनकी भी जस्टिफिकेशन है कि जी सिक्योरिटी की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, वो भी कर रहे हैं। मैं वही समझना ये चाह रहा हूं। बिजनेसमैन ये कहता है कि जी हमें कारोबार करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, तो आपने टेक्सटाइल वालों को फिर दोबारा ने आपने उनको सब्सिडी देनी शुरू कर दी है, ये कर दिया वो कर दिया। गरीब को बस ये है कि जी BISP बढ़ा रहे हैं। मैं उस पे उसके अलावा क्या दे रहे हैं? हमें चूंकि बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने,
मैं अगले इस पे आता हूं। ये कोई भी सिस्टम, मतलब एक बात तो अली भाई ने बिल्कुल वाजे कर दी है कि कोई भी नया निज़ाम अगर इस इलीट कैप्चर के खिलाफ वाजे तौर पे कोई कदम नहीं उठा रहा तो फिर ज़रा कान खड़े कर लें आप। कोई भी नया निज़ाम, ये जो ब्यूरोक्रेसी, सरकारी नौकरी का जो एक, सरकारी नौकरों से ज़रा कान खोल के रखें आप, क्योंकि ये पाकिस्तान के सिस्टम का एक खौफनाक और सबसे ताकतवर ये हार्ड ड्राइव है पाकिस्तान के सिस्टम की। ऐसे सिस्टम से एग्जांपल जहन में आ गई कि कहीं नकवी साहब सिर्फ सिस्टम का सॉफ्टवेयर तो नहीं चेंज करने की बात कर रहे हैं? कोई पता नहीं, हो सकता कर रहे हो सकता है कर रहे हो, चाबी दे रहे हो ना, चाबी दे रहे हो। ये पहले यार सिस्टम तो यही है, जरा सॉफ्टवेयर दूसरा लाता, लिनक्स लगा लेता हूँ। हाँ, तो चाबी पहले भी है, पिछले 3-4 साल में पहले भी 2-3 दफा चाबी दे चुकी, हो सकता है ये भी चाबी दी चेंज होगा, ये भी चाबी दी जा रही हो, क्योंकि सिस्टम चेंज कैसे होगा? ये तो खुद, मतलब सिस्टम अपने आप को कैसे यार ये सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। हाँ। मुझे बताइए कौन से सिस्टम के थ्रू किस तरह से वो पीसीबी में सब कुछ है, मिनिस्टर सब कुछ है, वो किसी ने वो लगाया होता ना 4 नए सूबे बनेंगे तो वही 4 वजीर आला होंगे, केयर टेकर भी हैं, पीछे में पीछे भी हैं, तो हुजूर सिस्टम तो आप हैं, सिस्टम तो आप हैं, और सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप हैं। तो वो सिस्टम अगर कोलैप्स हो गया है, या आप वंडर बॉय बनना चाहते हैं, क्या है, आई डोंट नो। बाय द वे सम पीपल थिंक कि लोगों का शायद ख्याल है कि नकवी साहब कोई यहाँ पे किसी मकामी हलकों से ताकत लेते हैं, लेकिन नकवी साहब बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी है, वो ताकत इंपोर्ट भी करते हैं। ये नकवी साहब का आपने राइज देखा, और नकवी साहब मेरे स्कूल के पढ़े हुए हैं, मेरे से 2 साल जूनियर थे। अच्छा। और नकवी साहब बड़े ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, और वो जिस तरह से उनका राइज है बड़ा एक्सेप्शनल राइज है, और जिस तरह से वो राइज हुआ है वो पाकिस्तान में नॉर्मली आपका देखा नहीं जाता। और वो राइज एंड राइज चल राइज है। और वो राइज उनका राइज ऐसा नहीं है कि वो जरदारी साहब के साथ भी बहुत क्लोज हैं, और वो इवन ये सिस्टम जब बनने से पहले, जब ये जो इस वक्त जो इस सिस्टम के मेन लोग हैं, उससे पहले भी वो बहुत स्ट्रांग थे, वो आज भी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल में वो इस सिस्टम के जो नए लोग हैं उनके बेनिफिशियरी नहीं है, वो रादर उनको सपोर्ट में पीछे से हैं, क्योंकि सिस्टम के जो पीछे लोग चला रहे हैं वो उनके साथ कनेक्टेड है। वो कनेक्शन जो है ना उनका, वो पाकिस्तान से अगर आपको बाहर जाके सोचना पड़ेगा तो वो आपको कहीं से जरा आप खुद ही सोच लीजिएगा, उसे मत सोचवाइएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरे आपने बात करके जब दिल्ली से निकल कर रिफॉर्म्स की, यार सबसे बड़ी रिफॉर्म पाकिस्तान में टैक्सेशन की जरूरत है, करेक्ट? क्या रिफॉर्म हुई इसमें? कोई रिफॉर्म हुई? देखिए, टैक्स टू जीडीपी 2-2.5% से बढ़ गया, जबरदस्ती है, उसमें पेट्रोलियम लेवी भी हो गई, रिफॉर्म तो कोई नहीं हुई। मुझे बताइए ना, आप उसमें देखिए ना, आपके टैक्सेस ना रेट बढ़े हैं, सैलरीड क्लास का, कॉर्पोरेट क्लास का, इन सब के रेट बढ़ गए। क्या रिटेलर ने नए टैक्स देना शुरू किया? क्या रियल एस्टेट ने टैक्स देना शुरू किया? क्या एग्रीकल्चर के अंदर टैक्स देना शुरू किया? क्या नॉन फाइलर्स की कमी हुई है? क्या करेंसी इन सर्कुलेशन कम हुई है? क्या इकॉनमी के अंदर फॉर्मेलिटी बढ़ी है? क्या बैंक डिपॉजिट बढ़े हैं? मुझे ये सारे जवाबों में किसी का एक जवाब हाँ दे दे तो मैं कहूँ कि सिस्टम में कोई चेंज आई है। कुछ भी नहीं है, टैक्स रिफॉर्म जीरो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा था पावर सेक्टर में बहुत बड़ा आपका एक काला कुआं था, उसमें कोई रिफॉर्म्स हुए? उसमें कुदरत का एक रिफॉर्म आ गया है। हाँ, कुदरत का रिफॉर्म आ गया, या चाइना की सब्सिडी आपके काम आ गई। सोलर देखिए, सोलर के अंदर क्या हुआ कि चाइना ने सोलर के अंदर जो है बड़ी मैसिव सब्सिडी दी हुई थी अपने उनको, उसकी वजह से चाइना के अंदर सोलर प्रोडक्शन बढ़ गई, और चाइना के अंदर अपनी डिमांड जितनी थी उससे ज़्यादा बढ़ गई। फिर दुनिया के कुछ मुल्कों ने चाइना की इंपोर्ट के ऊपर डंपिंग ड्यूटी या उन्होंने बैन लगाने शुरू कर दिया, बैन इन द सेंस कि उस पर ड्यूटियाँ लगाने शुरू कर दी। पाकिस्तान के अंदर जो है ज़ीरो सेल्स टैक्स था, ज़ीरो ड्यूटी थी। और पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमतें 2022 में, जब उससे पहले तो सोलर पॉलिसी गवर्नमेंट तो सपोर्ट उससे पहले भी कर रही थी, स्टेट बैंक की पॉलिसी, 2022 में जब कीमतें आसमान पे पहुंची, और वो आप चाइना में बिकॉज ऑफ दैट सब्सिडी इन चाइना उधर कीमतें गिरने लग गई, तो वो यहाँ पे सोलर डंप होने लगे, और डंप होता गया, और अब इतना वो बढ़ गया है कि ना सिर्फ नेट मीटरिंग में, उसके अलावा भी हर जगह पे
जहाँ बिजली नहीं आती वहाँ आ गया, जहाँ पे बिजली कभी कभी आती है वहाँ आ गया, इंडस्ट्री में 15-20% लग गया, हर घर में जिसमें जगह थी छत उसने थी एक उसमें बफर लग क्रिएट कर गया। दिया। तो उसने एक जो है आपकी बिजली की कॉस्ट जो है वो एक कंज्यूमर के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो चाहे डोमेस्टिक कंज्यूमर हो, सबके लिए उसको कम कर दी। तो वो एक मसला उसका बेहतर होने लग गया। और ये हमें फ़ायदा कहाँ से हुआ कि चाइना जो अपने मुल्क में अपने लोगों को सब्सिडी दे रहा था, एक्सपोर्ट की जो सब्सिडी थी, वो उसका बेनिफिट पाकिस्तान ने उठा लिया। और सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तान ने उठाया, किसी और मुल्क ने इतना नहीं उठाया, बिकॉज पाकिस्तान के अपने पावर सेक्टर में से थे। अब यही चीज़ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी नज़र आने लग गई है, और बाइक्स में नज़र आने लग गई है, गाड़ियों में भी नज़र आने लग गई है, बट बाइक्स में प्रिडोमिनेटली नज़र आएगी आपको आगे जाके। पेट्रोल जब से जंग की वजह से महंगा हुआ, 350-400 का हुआ, स्पीड बढ़ गई गाड़ियाँ मोटरसाइकिल लेने की। और वो भी क्या है, चाइना के अंदर वहाँ पे भी मेजर सब्सिडी दी है ऑटोमोबाइल सेक्टर को, बैटरी सेक्टर को। और उस सब्सिडी की वजह से वहाँ पे गाड़ियाँ, वहाँ पे बैटरियों की कीमतें जो है वो कम हो रही हैं। और वो बैटरियाँ, और अभी तक आज भी पाकिस्तान की इस ऑटो पॉलिसी में जहाँ ईवी के ऊपर आपका, अगर आप ईवी इंपोर्ट करते हो सीबीए फॉर्म में भी, तो आज भी 1% सेल्स टैक्स पे कर रहे हो। और बैटरी के ऊपर भी आपका उसके पार्ट्स पे भी टैक्स कम है। तो उसकी वजह से वो बेनिफिट भी पाकिस्तान में चाइना की अगेन उसका स्पिल ओवर आ रहा है। तो ये जो पूरा जो आपका एनर्जी का सेक्टर है, जिसमें फ्यूल, बिजली, ये सारा कुछ शामिल है, इस मसले की अंदर चीज़ें खुद ही थोड़ी बेहतर होती जा रही है। टैरिफ साइड पे भी रैशनलाइजेशन तो की है। दूसरी एक एलिमेंट आ गया। दूसरा एलिमेंट ये कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट को आपको समझना पड़ेगा। कैपेसिटी पेमेंट हमारा जो का मेजर पार्ट जो आपको तंग करता है वो डेट का करता है। एक प्रोजेक्ट आता है, वो 25 से 40 साल का प्रोजेक्ट होता है, डिपेंड करता है कि गैस वगैरह का 25-30 साल का, न्यूक्लियर वगैरह का 40 साल का है। उसकी जो इक्विटी की जो कैपेसिटी होती है वो 25 से 40 साल के दरमियान, या 25 साल लेट से के दरमियान डिवाइड होती है। लेकिन उसका जो डेट होता है वो फ्रंट लोडेड होता है, वो पहले 10-12 साल में होता है। एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 80% तकरीबन डेट होता है, तो उस प्रोजेक्ट का 80% आपने 10 साल में पे करना है, और पूरा प्रोजेक्ट 25 साल का, बाकी 20% तो आप पूरे 25 साल में स्टैगर कर रहे हो। तो जो पहले 10 साल है वो मुश्किल है। आपके प्रोजेक्ट आना शुरू हुए थे 2015 में, 2015 से आते आते 2021-22 तक ये सारे प्रोजेक्ट आ गए थे। तो अब 2027, लेट्स से पहला प्रोजेक्ट 2027 में कमीशन हुआ था, 2027 से उसकी कैपेसिटी पेमेंट लगना शुरू, 17 से उसकी कैपेसिटी पेमेंट लगना शुरू हुई थी। 2017 से कमीशन, तो उसके 2027 से उसकी कैपेसिटी पेमेंट ख़त्म होने लग जाएगी। तो 2032-33 तक उसकी कैपेसिटी पेमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कम होती जाएगी डेट की। और वो इक्विटी वाले का तो इतना मसला नहीं होता है। तो वो भी अब जो है ना, कैपेसिटी पेमेंट भी जो है ना, वो उसका जो पीक है वो टेल एंड पे जा रहा है अपना। और वो 22-23-24 में हमें पेमेंट इसलिए चुभी थी कि पेमेंट के दो को वो, तो एक तो डॉलराइज होती है, जब एकदम करेंसी गिरी तो ज़ाहिर है वो एकदम बहुत ऊपर चला गया। दूसरा उसके अंदर क्या हुआ कि आपने जो है वो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड होता है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चले गए थे, तो वो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट भी नीचे आने लगे। अब जंग के बाद चले ज़रा सा बढ़ रही है, बट ओवरऑल तो नीचे आए हैं। और दूसरी चीज़ है कि डॉलर भी स्टेबल हो गया पिछले 3 साल से, तो उस वजह से कैपेसिटी पेमेंट का वो प्रॉब्लम आपका उस तरह नहीं रहा, और आगे जाके और कम होता जाएगा दूसरा साल। सो एनर्जी सेक्टर का जो जिन था वो खुद ही काबू में आने लग गया। इसमें गवर्नमेंट का तभी मौत मर रहा था। हाँ, वो तभी मौत मर रहा था। अच्छा। हाँ, अनलेस केस में नए आईपीपीज ले आए तो ये मसला दोबारा मुझे नहीं नजर आ बट रहा। एक और रिफॉर्म जिसकी बहुत ज्यादा बात हुई थी, बहुत शोर मचा था, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन पे थोड़ा सा काम हुआ है, मतलब पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग सेक्टर के बाद जो पहली को प्राइवेटाइजेशन की जो मिसाल आपको मिलती है बड़ी प्रोजेक्ट की, वो पीआईए के मिलती है। पीआईए को पहले 2015-16 हुआ था, फिर अब ये तो चले, पीटीसीएल भी उसी 2005 में हुआ था ना, तो 2005 में होता, बट पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन मेरे ख्याल में कोई अच्छी प्राइवेटाइजेशन नहीं थी। सही है। वो प्राइवेटाइजेशन थी, वो एक गवर्नमेंट के दूसरी गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया, वो एसेट तो ठीक है। हाइंडसाइड में ख़राब हो गया। या के इलेक्ट्रिक हुआ था, ठीक है ना, मतलब 2007-8 जो भी 5 के बाद अब जाके पहले ये प्राइवेटाइजेशन हुई है। 2015 में कोशिश रही पीआईए की, बंदे मर गए, रुक गया। 2023-24 में भी नहीं हो, 2025 में जाके ये 25 में जाके गालिबन ये फाइनली ये प्राइवेटाइज हो गया है। तो ये एक चीज़ है कि वो प्राइवेटाइज हो गया है, पीआईए गवर्नमेंट के हाथ से निकल के प्राइवेट हाथ में चला गया है। अब अगली बात आए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे चल रहा है, लेकिन आज भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आईएसको, फेस्को और जेपको जो है उसके ऊपर आ रहा है। आईएसको तो कोई भी नहीं लेना चाहता, सिर्फ एक पार्टी लेगी,
बाकी कोई लेना ही नहीं चाहता तो एक पार्टी लेगी, वो पता नहीं क्यों नहीं लेना चाहता, और एक ही पार्टी है, कोई पिंडी इस्लामाबाद है, पिंडी इस्लामाबाद में कोई और हाथ नहीं डालना चाहता, एक ही ग्रुप है पाकिस्तान में जो लेगा। बाकी जो है कि दो के अंदर जो है ना, जो फैसलाबाद जिसकी जो सबसे अच्छी बिड देगा वो फैसलाबाद ले जाएगा, जो कम बिड देगा वो गुजरावाला ले जाएगा। लेकिन आज हम प्राइवेटाइजेशन कमीशन के डायरेक्टर उनके जो मोहम्मद अली और उनके लोगों से बात करें तो आज भी वो प्राइवेटाइजेशन कम से कम 1 साल दूर है, 1 साल कम से कम 1 साल दूर है। अली, ये आपने रिफॉर्म्स, ओके, सो लेट मी जस्ट आस्क यू वेरी क्विकली, रिफॉर्म्स में आउट ऑफ 10 हाउ मच वुड अली खिजर गिव टू द गवर्नमेंट? मे बी 3-4, नॉट मोर देन दैट, मतलब हाँ, मोर लेस, हाँ। ओके, और जो सोशल सिक्योरिटी और एलीट कैप्चर टैक्स रिफॉर्म्स, इसके ऊपर भी ऐसी सूरत है, बिल्कुल। अब जरा आगे आते हैं सर। 3 साल पहले की बात है कि खबर छपी थी कि, और फिर बहुत इस पे हुकूमत ने शोर, 2 खबरें साथ साथ आई थी। एक आई थी $6 ट्रिलियन के मिनरल रिजर्व्स की, और एक आई थी $75 अरब की जीसीसी इन्वेस्टमेंट की। शायद आपने तो यकीन ना किया हो, क्योंकि मैंने तो नहीं किया था। किसी ने भी नहीं किया होता, चल मतलब अच्छा, तो लेकिन सर बहुत जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी, शोर मचा था, सब कुछ हुआ था। चले सर, $75 अरब नहीं आए थे, $750 मिलियन आ जाते। कितने आए हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक किसी भी चीज़ में एसेट बाहर से, इन मुल्कों से जिन मुल्कों का नाम लिया जा रहा था, कोई नहीं आई, 0 आई है। बल्कि गए हैं लोग, भागे हैं मुझसे। लोग गए हैं, भागे हैं, ठीक है। और वो पैसे जो लोग लेके निकले हैं, एमएनसीज यहाँ से एग्जिट की हैं, सारा कुछ है। और कुछ मुल्क अपने पैसे लेके गए हैं, उन पैसों को दूसरे मुल्कों ने पूरे किया है। बट आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती। इन्वेस्टमेंट के लिए SIFC बनी जी कि वो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन करेगी, बट SIFC भी जो है कि वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकी, और इन्वेस्टमेंट SIFC अपनी एक तबाही मौत जो है वो उस पर चली गई है, ठीक है जी। अब उसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को मर्ज कर दिया गया है, और SIFC की अब कोई बात भी नहीं करता है। फिर वो 75 बिलियन 100 बिलियन की बात भी अब कोई नहीं करता। फिर आपकी सबसे बड़ी जो बात हुई थी जी, पाकिस्तान का जो नॉर्थ स्टार है वो माइनिंग है, ठीक है जी, माइनिंग है जी, रिकोडेक है। आज आप बलूचिस्तान के जो सिक्योरिटी सिचुएशन देखें तो रिकोडेक जो है वो भी इस वक्त जो है बैक बनने पे गया हुआ है। और वो तो बैरिक गोल्ड ने खुद ही बैरिक बोर्ड अब ये चाह रहे हैं कि जी बैरिक बोर्ड की जगह कोई और खरीद ले, कोई सऊदी खरीद ले या कुछ खरीद ले, ये कर ले। सर सुना है सैंडक से भी, सैंडक में वही बात कर रहा हूँ कि आज बलूचिस्तान के जो हालात है, जो पिछले कुछ दिनों में सैंडक के अंदर से भी बलूचिस्तान के रिजर्वेशन बढ़ते जा रहे हैं। और अगर सैंडक के अंदर आपकी $700-800 मिलियन की जो एक आपकी एक्सपोर्ट है वो भी अंडर रिस्क आ चुकी है, तो जो माइनिंग के अंदर तो हालात कोई ऐसे नहीं है। फिर आपने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करनी है, वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी या तो बलूचिस्तान में है या KP के उन दिनों में है जहाँ पे हालात ठीक नहीं है। जब वो हालात ही ठीक नहीं है, जब वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आएगी। तो इन्वेस्टमेंट, और अगर हम ऑन ग्राउंड देखें तो हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इस वक्त FDI जो है वो बिल्कुल जो है अपने लोएस्ट लेवल पे है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक सेक्टर की अपने इन्वेस्टमेंट जो है वन ऑफ द लोएस्ट लेवल पे है। नए प्रोजेक्ट जो है ना होने के बराबर हैं। रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत एक जान आई है, वो इस वजह से जान आई कि दुबई से पैसा नहीं आती तो बेहतर था यार, ठीक है जी। लेकिन आपके रियल सेक्टर के अंदर जान नहीं आई। एक तो ये है कि 2022 के अंदर जो हमने एक्सपेंशन की थी, बहुत सारे सेक्टर अभी तक उस कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर सके। गाड़ियों के इतनी तरक्की हुई है, इतने गाड़ियाँ बिकी हैं, फिर भी गाड़ियाँ अभी उतनी नहीं बिक रही जितना 2022 में बिकी थी। सीमेंट अभी उतना नहीं बिक रहा जितना 2022 में बिक रहा था। और बहुत सारे सेक्टर है जहाँ अभी 2022 की कैपेसिटी वो नहीं आ सकी। एक्सपोर्टिंग सेक्टर पे तो लोग कानों पे हाथ लगाते हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े को कहते हैं जो पैदा एक्सपोर्ट्स हुए हैं, जो ग्रो एक्सपोर्ट से की हैं, वो एक्सपोर्ट में किधर जाएगी। मुझे आप बता दीजिए, अब जो आपके आज के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान का, इस वक्त जो सबसे वन ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है वो लकी ग्रुप है। लकी ग्रुप भी जो है कहाँ से आया था? एक्सपोर्ट से, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से आया था। तो उसके पिछले 10 साल में उसने टेक्सटाइल में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, बाकी जगहों पे की है। हर चीज़ उसने काम करते रहे, टेक्सटाइल में किया। निशात उसने पिछले 10-12 साल में टेक्सटाइल में कितनी की है, उधर कितनी की है। सफ़ायर उसने टेक्सटाइल में कितनी की है, उधर कितनी की है। और यहाँ पे बैठे कराची में ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान के बहुत बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं, और वो यहाँ पे बैठ के बांग्लादेश के अंदर अपनी गारमेंट फैक्ट्रीज चला रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार कर रहे हैं कराची से बैठ के। एंड दे आर मोर हैप्पी टू डू दैट बिजनेस इन
from Bangladesh export sitting in Karachi rather than doing from Karachi or Lahore. सिवियर इंडाइटमेंट है, आपने इस वक्त चार्ज शीट किया है, लेकिन इस चार्ज शीट के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से पे ज़रा मैं वापस जाता हूँ जो आप कह के निकल गए, यानी कि ये जो सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल क्रिएट हो गई है इस वक्त पाकिस्तान में। जैसे अब तो हम कश्मीर को भी कम्प्लीटली आग में लिपट गया है कश्मीर, मतलब इतना हार्ट ब्रेकिंग है, इतना हार्ट ब्रेकिंग है अली, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इसको देखना। मतलब पता नहीं क्यों है, तो बचपन से हम वो ना सुलगते चनार ड्रामे देखते थे, ये होता था वो होता था, हमारे दिलों में कश्मीरियों से एक अजीब सी मोहब्बत थी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो बचपन में एग्जैक्टली मतलब आपको मतलब वो जो इंडिया की प्लेबुक थी या इंडिया की जो हरकतें थी, मतलब इंटरनेट बंद कर दिया, मतलब बंदे मर रहे हैं, मतलब गोलियां चल रही हैं, मतलब हर जगह हार्ट सेट से आपने काम शुरू कर दिया। देखें जी, आपके यहाँ जहाँ भी लोग कश्मीर तो सॉफ्ट जगह थी आपकी, आपने जहाँ भी लोग निकले हार्ट सेट से निकल शुरू गए। शुरू में हुआ कि जी आपने जब ये हुकूमत चेंज की, पीटीआई के लोग उनको हार्ट स्ट्रेट किया आपने उनको हार्ट सेट किया, वो फिर भी निकलते रहे। सियासी लोग थे बेचारे, पहले निकलते रहे, पहले इमरान खान को अंदर कर दिया, उसके बाद भी निकलते रहे, फिर वो 26 नवंबर को जो भी किया हार्ट स्ट्रेट कर दिया, उसके बाद वो नहीं निकले। अच्छा, फिर ये टीएलपी वाले लोग निकल रहे थे, जो ये लब्बैक वाले हैं, ये इनको कामों की वगैरह के अंदर रात के 3 बजे आपने उनको सेट कर दिया, वो नहीं उसके बाद निकले। अब वो सेटिंग आप कश्मीर में कर रहे हैं, लेकिन तो आपकी सेटिंग यही कर रहे हैं, आप लोगों को खामोश कर रहे हैं थ्रू द बुलेट। एंड पॉलिटिकल एंड इन्वेस्टमेंट, जहाँ गोलियां चल रही होती हैं वहां सरमायाकारी नहीं आता। डर, देखिए डर से जो है ना, पैसा कोई नहीं लगाता, जैसे डर से मोहब्बत नहीं होती, इस तरह डर से पैसा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। सो डर से इन्वेस्टमेंट नहीं होती। डर जो है कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएगा, इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस कभी नहीं लाएगा। लोग कहते रहेंगे जी हाँ हम इन्वेस्ट कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुलाकातों में कहते हैं कोई पैसा नहीं लगाएगा। जब ऐसा डर होगा, जब ऐसी इनकंसिस्टेंसी होगी जो एकदम कभी भी चेंज हो सकती है, तो लोग पैसा नहीं लगाएंगे। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इस तमाम चीज़ों के बावजूद आप मुल्क में एक ऐसा टर्मोइल देख रहे हैं सिक्योरिटी का जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो मतलब 20 साल में के लेवल का सबसे हाईएस्ट टर्मोइल है। बिल्कुल ऐसा ही, लॉलेसनेस है, टर्मोइल है। हम तो कराची लाहौर में बैठ के बल्ले बल्ले करते रहते हैं ना, कराची लाहौर मुल्क थोड़ी है। हाँ। तो जीबी हो, कश्मीर हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, पूरी पट्टी शदीद अनरेस्ट में है। एंड यू आर सेइंग कि इट इज़ बिकॉज एक्सट्रीम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सिक्योरिटी की सिचुएशन है, इस वजह से वो जो आपके स्टार सेक्टर्स थे, वो जिन एरियाज में थे वहाँ ये मसला हुआ। देखिए माइनिंग थी ना, माइनिंग और सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सो इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली अ सिक्योरिटी, it's a security problem. It's a security problem. The other it's a taxation problem. It's a taxation. आज एक बड़ा अमीर आदमी फॉर्मल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो उसको उसकी कंपनी को टैक्स मिला, फिर डिविडेंड पे निकला, फिर होल्डिंग कंपनी मिला, एंड में से जो 100 रुपया कमाता है उसमें से उसकी जेब में 30-35 रुपए आते हैं। अब वो 30-35 रुपए के लिए कहता है मेरा इन्वेस्टमेंट करना नहीं बनता, कि मैंने 1000 रुपया लगाया, उसमें से 100 रुपया कमाया, उससे 35 रुपये लेके जाने हैं, तो मैं ये वो पैसे बाहर रख लूँ या मैं इसको बैंक में रख लूँ, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है इसको। इन्वेस्टमेंट आई नहीं, हाँ, एक्सपोर्ट्स हुई नहीं, हाँ, तो डॉलर नहीं आए, हाँ, लेकिन खुदा सलामत रखे वर्कर्स को रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, बस हाँ वही बढ़ी हैं, वही हमें सब बचा रही हैं। अब मैं आपको एक और बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस 2002 के अंदर $2 बिलियन थी। बिल्कुल ठीक है, उस वक्त आपकी एक्सपोर्ट जो थी तकरीबन $12-15 बिलियन की थी। आज एक्सपोर्ट जो है आपकी सर्विसेज एक्सपोर्ट मिला के भी $40 बिलियन की है। रेमिटेंसेस भी आपकी $41 बिलियन की है। रेमिटेंसेस आपकी 20 टाइम्स और मोर बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट आपकी 2 to 3 टाइम्स बढ़ी हैं। तो आप उसमें आपका पूरा मॉडल जो था वो क्या था कि आपने मिडिल ईस्ट के अंदर जो बूम आया, आपने अपना वर्कर बेचा, वो वर्कर बेचता रहा, वो कमाता रहा, उससे आपकी इकॉनमी में जो भी आपकी कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ आती रही वो आती रही। और अगले 20 साल में ये मॉडल नहीं चलेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस जंग और इस चेंजिंग ग्लोबल सिचुएशन से टाइम आ रहा है, चेंज आ रहा है, अब वहाँ से आपको उस तरह से रेमिटेंसेस ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो अगले 20 साल का हमें मॉडल क्या बनाना है, अनलेस कि हम एक्सपोर्ट को ग्रोथ करें, वी डू नॉट नो। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आप ईरान वॉर पे आ गए। ईरान वॉर हैज़ बिन, आपने बहुत बात की थी, एक लास्ट टाइम हम बैठे थे, आपने कहा था फरहान ये जंग ख़त्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी। मुझे अभी भी लगता नहीं ख़त्म होगी।
उस बहस में नहीं जाते कि क्यों नहीं ख़त्म होगी, लेकिन अगर ये जंग ऐसे ही चलती रहती है और डॉलर और ऑयल $90 $85 $90 $85 $100 के आसपास टहलता रहता है, एक ये फैक्टर ले लें, इसको रख लें दिमाग में, ऑयल प्राइसेस। दूसरा यूएई फैक्टर, कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहा यूएई आपसे, रेजिडेंट वीज़ास के खिलाफ भी उन्होंने रिवोक करना शुरू कर दिए हैं। जिनके पास वो क्या होता अकामे होते थे रेजिडेंट, उनको भी फारिग कर रहे हैं वो। दे आर इन नो मूड, दे आर इन नो मूड एंड वी डोंट, और हमारे पास कोई ऐसा इक्के का पत्ता नहीं है कि जिसको बोल के MBZ साहब को दिखाएं, बोले सर प्लीज़ नहीं करें, बिल्कुल नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो यूएई को आप अपनी इक्वेशन से निकाल दें, तेल को आप ले जाएं $80-90 पे। और तीसरा, अगर मिडल ईस्ट की इकोनॉमीज इफेक्ट होती हैं, जो आप अभी पॉडकास्ट से पहले मुझे कह रहे थे कि फरहान इट बैडली हर्ट मिडल ईस्ट, तो आपके एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा चंक मिडल ईस्ट में जाता है। एक्सपोर्ट का चले चंक आपका मिडिल ईस्ट में वो वाया कहीं और से निकल जाता है, वो चले वो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आप खाना पीना थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, शायद वो एक्सपोर्ट इस तरह ना फ़र्क पड़े। अफगानिस्तान का तो पड़ा है, अफगानिस्तान का तो पड़ा है क्योंकि वो आपका बिल्कुल नेबर था ना, और आपके वो भी बंद हो गया है। देखिए वो एग्रीकल्चर का एक बड़ा मामला है, वो बिल्कुल पड़ा है और वो पड़ता रहेगा। लेकिन आज जो मिडिल ईस्ट से जो आपका जो है कि आपकी $41 बिलियन की जो रेमिटेंसेज है, उसमें से आपकी जो है $22-23 बिलियन जो रेमिटेंसेज है वो मिडिल ईस्ट से आते हैं। ठीक है जी, और सऊदी अरब को निकाल के $12 बिलियन आपके बाकी मुल्कों से GCC से आती है, यूएई को मिला के। तो आप मुझे बताएं, आपकी गारमेंट एक्सपोर्ट जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट है वो $12 बिलियन की होगी, टोटल टेक्सटाइल जो है $18 बिलियन की है। तो उतनी ही आपकी एक्सपोर्ट, उतनी रेमिटेंसेज आती है, उसमें $1 बिलियन का $2 बिलियन का फ़र्क आ गया तो बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। जो हालात चल रहे हैं इस जंग को, जो जिस तरह भी चलते हैं, उसमें जो भी हारता है जीतता है, मिडिल ईस्ट की हार है, वेस्ट एशिया की हार है। इसे मिडिल ईस्ट कहना भी लोग बंद कर वेस्ट एशिया, या एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री बात को कहा था। तो आप ओके, एंड व्हाट अबाउट द $90 ऑयल? देखिए $80-90 पे ऑयल रहेगा, वो हम प्राइसिंग कर चुके हैं, हमारी यही कीमतें रहेंगी, इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट ये आपकी ग्रोथ को चोक कर देगा। अगर आप देखें आपकी स्टेबिलिटी जो आ गई थी, उस स्टेबिलिटी के बाद देखें आपको जो पिछले साल के अंदर चौथे क्वार्टर के अंदर ग्रोथ थी, पहले 3 क्वार्टर के अंदर आपको ग्रोथ नज़र आई थी, LSM वगैरह ग्रो किया था। चौथे क्वार्टर में जंग शुरू हो गई, उसने उस ग्रोथ को थोड़ा टेपर ऑफ किया और वो अब ग्रोथ टेपर ऑफ हो रही है। तो आपकी अगर कोई ग्रोथ ठंडा थी वो 1 साल अब और ठंडी हो गई है। इस जंग की वजह से आपकी ग्रोथ पोस्टपोन हो गई है, बट ये है कि चूंकि आप इस झगड़े में स्टेबिलिटी के अंदर रहेंगे, आप स्टेबल रहेंगे। सो आप स्टेबल रहेंगे लेकिन ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन ये स्टेबिलिटी और ग्रो के साथ ही तो निज़ाम की वीकनेस आती जा रही है। स्टेबिलिटी थी तो एक खबर आपको मैं सुनाता हूँ कि पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब की फैसिलिटी मांगी, लोन मांगा, कर्जा मांगा सपोर्ट के लिए, क्या सपोर्ट के लिए। ये कैसी स्टेबिलिटी है कि वी आर स्टिल आस्किंग कंट्रीज फॉर मनी? देखिए बिल्कुल सही बात है कि हम इन स्टेबिलिटी के बाद 4 साल भी हमें एक्सचेंज स्टेबिलिटी फंड चाहिए। अर्जेंटीना ने जब मांगा था उसको करेंसी रन था, मैक्सिको ने जब मांगा था वो भी बड़ी तकलीफ में थे। हाँ। हमारी तकलीफ तो कम हो गई है। हाँ। अभी भी मांग रहे हैं, बट हम मांग रहे हैं, हमारी ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर की सोच है कि $10 अरब की हमें फैसिलिटी मिल जाएगी, हमें जहाँ पे अभी ड्रॉ करना होगा हम ड्रॉ करेंगे, कोई और लोन उतार देंगे, फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे करेंगे कहीं से। हम जो है इसको देखते हुए हमारे रिजर्व और स्टेबल हो जाएगी, हमारी क्रेडिट रेटिंग और बेहतर हो जाएगी। जो पहले इस वक्त वो क्रेडिट रेटिंग वहाँ पे आ गई है जो 2016 से 2019 के दरमियान थी, उसके बाद नीचे जाती रही है। चले हम 2016 से भी बेहतर, हम 2008 के 6-7 के लेवल पे चले जाएंगे। बट क्या सब कुछ इन्वेस्टमेंट ला सकते? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ये सारी काविशें इसलिए हैं कि फील गुड फैक्टर निकाला जाए, ग्लोबल मार्केट के अंदर जाया जाए, हम रिज़र्व को बढ़ाया जाए, हम चीज़ों को दिखा के कहे कि हमें इन्वेस्टमेंट आ जाए। लेकिन इन चीज़ों से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको रियल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को ठीक करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको टैक्सेशन को रैशनलाइज करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट लाने के अंदर आपने करेंसी को ओवर वैल्यू से अंडर वैल्यू लेके जाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आप अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको अपने इंटरेस्ट रेट थोड़े कम करने पड़ेंगे। बट हमारी सारी पॉलिसीज़ इससे कॉन्फ्लिक्टिंग है। हम सिर्फ बातें करते हैं, हम 2 दिन 4 दिन मांग लेते हैं, 2-4 महीने फिर मांग लेते हैं, फिर आपस में झगड़ा लगता है तो कहते हैं हम सिस्टम छोड़ देंगे, 4 सूबे बना देंगे। बट हम ऐसे ही चलते रहेंगे। हाँ, वी आर जस्ट किकिंग द कैन डाउन द रोड। बस बहुत आला कहा आपने, और ये बिल्कुल फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल फैक्ट। और ये कसम से
अगर आप क्यू ब्लॉक में इस्लामाबाद में मिनिस्ट्रीज में बैठें और बात करें तो आप लिटरली आपको ये पता चलता है, कहते हैं अबे भाई ये लोग मुल्क चला रहे हैं, ये मतलब इतना शॉर्ट टर्म। अच्छा, मैं बड़ी मज़े की बात हूँ, कल मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ था। वो साहब कहते हैं कि जी कुछ साल पहले एक फाइनेंस मिनिस्टर थे जो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। कहते हैं कि हमें जब वो दोस्त थे ना तो हमें अंदर की रोज़ की खबरें आती थी, और कहते थे जब वो दो अंदर की खबरें आती थी हमें पता था इतने हालात ख़राब है, तो हमने अपने जो जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी थी ना वो सब साइड पे कर दिया और अब बैठ के बैंक में पैसे रख के बैठ गए। कहते अब हमें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो हम फिर थोड़ी बहुत पैसे लगा लेते देखिए ना, कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। बट माय सो आपने एक पॉइंट जो बहुत ससिंक्टली मेड कर दिया है, कह बना दिया है, वो ये है कि ये एक बोरोड स्टेबिलिटी है। इसकी सबसे बड़ा ढोल हम ये पीट सकते हैं कि अब हम और ज़्यादा कर्ज ले सकते हैं। पहले तो कोई हमें कर्ज भी नहीं देता था, अब देखो दुनिया हमें कर्ज दे रही है, लाओ हमें और कर्ज दो। लेकिन कर्ज ले लेके तो मईशत नहीं चलेगी। आपने भी शुरू में एक शेर सुनाया था तो मैं भी एक शेर सुनाता हूँ, तो टांगे टूट जाए तो और बात है। कर्ज की पीते थे वह और कहते थे ये रंग लाएगी हमारी फाका बस्ती एक दिन, बस्ती मेरी एक दिन। हाँ है ना, तो हमारी भी फाका बस्ती एक दिन आ जाएगी। लेकिन फाका मस्ती नहीं कर रही है। हाँ, फाका मस्ती नहीं कर रहे, मस्ती कर रहे हैं। फाका हटा दे, फाका गरीब कर रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं। फाका मस्ती तो है ना, फाका कोई कर रहा है, मस्ती कोई कर रहा है, गरीब कर रहा है, मस्ती वे कर रहे हैं, फाका मस्ती तो है। फाका मस्ती तो है यार, ये दैट्स अ वेरी गुड वन। बट फाका मस्ती गुड है। ओके, सो मूविंग ऑन। सिस्टम खराब है जी। अली हैदर ने 1994 में हमें बताया था यहाँ का सिस्टम ही है खराब। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, उन्होंने बताया था कि यहाँ का सिस्टम ही है खराब। और कल 30 जुलाई 2026 को मोहसिन नकवी साहब ने भी हमें यही बताया है कि यहाँ का सिस्टम ही है खराब। ये कौन है सिस्टम, क्या है सिस्टम? बस ये उर्दू बचपन में पढ़ते थे ना, तो उसमें एक मुहावरा पढ़ते थे, अंगूर खट्टे हैं। हाय 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 हाय, तो अंगूर खट्टे हैं। बात कर दी आपने बहुत दिया, आपने अनवर मकसूद लेवल की बात की है। तो बस वही है, अंगूर खट्टे हैं बस। लेकिन मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इसका मुझे समझाएं। जब आप कहते हैं सिस्टम, तो वो हमारे स्ट्रक्चर्स की बात करता है ना, लाजिम बात है। और आपने शुरू में भी एक हिंट किया था, मैंने कहा था मैं एंड में बात करूंगा। तो बेसिकली जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर सिस्टम को चेंज करने की बात ये कही जा रही है कि ये अभी एक पार्लिमानी जमहूरियत का रिप्रेजेंटेटिव निज़ाम है, इसको एक सदारती निज़ाम में तब्दील करना है और मजीद सूबे बनाने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यही बात हो रही है। वो कैसे ठीक कर देगा सब? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर वो ठीक कैसे करेगा, उससे पहले यह है कि चलें आई थिंक हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ये सूबों का सिस्टम है और उसको जिस तरह कैप्चर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कर लिया है और जिस तरह वो बंदर बांट चल रही है, वो एक ख़तरनाक सूरत हाल है। अब अगर मैं मेरी रीडिंग इस 2024 के इलेक्शन की वो इस तरह से है, जब इलेक्शन हुए थे ना तो फेडरल गवर्नमेंट PMLN नहीं लेना चाह रही थी। उसको सिर्फ इस वजह से दिलाई गई कि अगर वो नहीं दोगे तो पंजाब भी तुम्हारे हाथ से ले लिया जाएगा, अब मरियम को नहीं हम देंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो थी वो इस कोalition पार्टनर नहीं बनना चाह रही थी, उसको कोalition पार्टनर हमने इस वजह से पीपल्स पार्टी बनाया कि उसको कहा वरना हम सिंध आपके हाथ से ले लेंगे। ठीक है जी, KP उन्होंने दे दिया पीपल्स पार्टी के, तो मौलाना फारिग हो गए। ठीक है ना, यही 3 प्लेयर्स थे ना, तो जिसको सूबा नहीं दिया उसको फारिग कर दिया, तो वो भी नहीं आया। तो ये दोनों आपके सिस्टम के अंदर आ गए और ये अपने बेनिफिट्स उठाते गए। और साथ आपने कहा कि जो लूली लंगड़ी फेडरल गवर्नमेंट है जिस पे हमारा कंट्रोल है उन लोगों का, तो हम लेके चले। अब उनका एक बड़ा पुराना है ये सिलसिला कि सदारती निज़ाम को लाना है। ये सदारती निज़ाम भुट्टो साहब भी बात करते थे, ये सदारती निज़ाम इमरान खान साहब भी बात करते थे, ये सदारती निज़ाम की आज भी बात होती है कि जी 18th अमेंडमेंट के अंदर जो उसके ड्रॉबैक्स है उसकी भी आज बात होती है कि ये सारे प्रॉब्लम है। और देयर आर बेनिफिट्स ऑफ आउट कि जी आप जब ये इन सूबों में तक कर देंगे तो आपने उन एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन फैमिलीज़ को, कि फैमिली ओनरशिप है ना, आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त मुल्क में किसके पास पैसे है? पंजाब के पास है। ठीक है जी, उसके बाद किसके पास है? सिंध के पास है। फेडरल गवर्नमेंट तो जो है मतलब वो नेगेटिव से तो शुरू होती है।
तो वो तो सिस्टम को आप ठीक करने के लिए आपको करना है। फिर आपने ये भी देखा कि 2008 से 2018 तक हमारी दोस्त हसान खाबर ने रिसर्च की थी। उन्होंने ये बोला था कि जो पंजाब के डेवलपमेंट की 50% स्पेंडिंग लाहौर में हुई है। अच्छा, सिंध में क्या होता है, कराची को क्या मिलता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, कराची में बताने की जरूरत नहीं, पता कराची का बजट कहाँ जाता है वो तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है जी, तो वो सारी चीज़ें जो इस तरह की वो नज़र आ रही हैं आपको, तो वो उसको सिस्टम को ठीक करने के लिए है कि जी सिस्टम के आप इतने सूबे बना दो, इतने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दो कि कोई इतनी पार्टी स्ट्रांग ही ना रह सके। और उसमें ये होगा कि कहीं पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो जाएगी, कहीं पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, उससे होगा कि नई पॉलिटिकल लीडर्स डेवलप होंगे जो आपको पता नहीं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ेगा। बट वो ये मैं एक दूसरी फ्लिप साइड बता रहा हूँ कि दूसरा ये है कि आपका एक्सपेंस जो है वो गवर्नमेंट का बढ़ेगा, उसके बाद आपको उतने हाई कोर्ट चाहिए होंगे, इतने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चाहिए होंगे, और क्या उससे रिफॉर्म आ जाएगा, क्या उससे टैक्स और ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी, क्या उससे आपके टैक्स निज़ाम ठीक हो जाएगा, क्या उससे आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? नहीं, ये पावर शिफ्ट है जो दो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके साथ आप बैठे हैं, क्योंकि आपने एक को माइनस कर दिया, आप बाकियों को लेके चलना है, उनको आप माइनस नहीं कर सकते, तो उनके कंट्रोल को किस तरह डाइल्यूट किया जाए कि जी उनके हाथ में जो 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 पावर है जो पंजाब और सिंध से है उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, और वो पावर फिर नेचुरली कहीं और चली जाएगी, कोई किसी और के हाथ में चली जाएगी। मतलब अगर सिंध के आप फेडरल गवर्नमेंट, नॉर्दर्न नहीं फेडरल गवर्नमेंट की पावर किसके हाथ में है? देखिए आपने तो इलेक्शन ही खत्म कर दिए ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है आपको, किसी और को पावर दे दे, आप किसको देंगे? निकाल दे नोटिफिकेशन। अली खिजर है सीएम पंजाब, तो अली खिजर सीएम पंजाब उस वक्त होगा ना जब पंजाब के 15 सूबे होंगे, तो एक को अली खिजर बना दे, एक को फरहान को बना दे, इस तरह बन जाए। तो ये अभी भी कर दें? नहीं, अभी नहीं कर सकते ना, अभी अब वो देखें ना कहीं ना कर, अभी वो एक जगह उन्होंने बहुत बड़ा झगड़ा लिया हुआ, या तो उन्होंने फैसला कर लिया ना कि जी -1 चलना है ना, तो उन्होंने बाकी सबको लेके चलना है, और बाकी सबको पता है इनकी कमजोरी है कि वो -1 है, तो मुझे लेके चलना है, तो मैंने साथ लेके चलना है। कल अभी टेस्ट चल रहा है ना ये। लेकिन उन्होंने कल कहा नकवी साहब ने कि देखें वो उस बंदे को क्रेडिट दें, वो रेड लाइन क्रॉस नहीं कर रहा। हाँ, तो बस उन्होंने कहा कि हम वापस जा सकते हैं उधर। इन्होंने मतलब उन्हें देखे इनको जिस दिन इमरान खान से अगर लेट्स से सेटलमेंट हो जाती है, इनकी तो मौत है, खास तौर पे नून लीग की तो मौत है, वो तो नहीं होती। तो बस उन्हें पता है, तो वो फिर उसको लेके चलते रहेंगे। तो व्हेन दे नो कि ये नहीं हो, तो फिर अब इनको छोटा करना है, तो इनको छोटा करना है, लेकिन ये पता है, उन्हें पता है कि उसने मेरा जो थ्रेट दे रहे हैं ये क्रेडिबल थ्रेट नहीं है। क्रेडिबल थ्रेट उनको देना कोई, आप कहते हैं इमरान खान की दोस्ती वाला क्रेडिबल थ्रेट नहीं है, वहां उनको दोनों तरफ से पता है। हाँ, क्योंकि वो क्रेडिबल थ्रेट नहीं है, तो वो तो चलते रहेंगे, वो तो खेलते रहेंगे। अच्छा, एक बात बताएं मुझे बड़ा ऑनेस्टली, क्या हमारी मईशत के जो मसाइल हैं, ये जो जमहूरी ढांचा है स्ट्रक्चरली देखें, अभी तो हमने तो यार स्ट्रक्चर तो चेंज किया है ना, हमने जुडिशरी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर दी है ना, हमने सहाफत खत्म कर दी, हमने आइन की शक्ल बदल दी। हाँ। हमने सिस्टम, और कैसे चेंज होता है सिस्टम? आइन इसी तरह होता है, तो सिस्टम तो चेंज हुआ है, देखिए तसल्ली नहीं हुई। पॉलिटिकल सिस्टम एक 1985 के इलेक्शन के बाद बना था, ठीक है जी। उसमें जो सिस्टम बनाया था, पीपल्स पार्टी को खत्म करके उन्होंने जो नए लीडर्स आए थे, माशाल्लाह अब उनकी फैमिलीज जो हैं आगे वो वो चल रही हैं। अब उस सिस्टम में वो उस सिस्टम से बोर हो गए हैं, अब उस सिस्टम को चेंज लाना चाहते हैं, तो कोई नया सिस्टम बनाना चाहते हैं आपसे, मैं समझ, क्योंकि वो सिस्टम एक्सपायरी डेट पे आ चुका है। नहीं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, इसमें ऐसा क्या बचा है कि जो अब मतलब ये क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा? मतलब वो तो जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, जुनू का नाम खिरद रख दिया, खिरद का जुनू, तो जो चाहे कर लें। तो ये क्या चेंज है सिस्टम में? मतलब इस सिस्टम में अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा? देखिए, सिस्टम का प्रॉब्लम ये है FBI के पास सारी ताकत है, हाँ ठीक है, FBI वफाकी हुकूमत के पास है, लेकिन क्या टैक्स रिफॉर्म हो रहे हैं? नहीं हो रहे, क्योंकि उसके पॉलिटिकल रीजनिंग है। क्या आप रियल एस्टेट को 18 सूबे बनाने से पॉलिटिकल रीजनिंग खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। ये बेसिकली आप इनके हाथ से शेयर लेके अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं। हाँ, सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं। इन पार्टीज की जो पॉलिटिकल पावर है ना, उनको कह रहे हैं कि भाई आप जो पॉलिटिकली रह गए, आप उतनी तनख्वाह पे गुजारा करें, आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। वो नहीं चुभ रहा है, वो उन्हें कह रहा है कि वोट तो आपको मिलता नहीं है, पैसा आपको पूरा मिल रहा है। ये चुभ रहा है उन्हें, सीधी सी बात है। वोट तो आपको हमने लेके दिया, गालियां भी हम सुनते हैं आपके बिहार पे, बदनाम भी हम हो रहे हैं, पैसे आप लेके जा रहे हैं, हमें कितने नफरों का सवाब है। कह रहे हैं इधर वापस करो, हमें दो, हमें कंट्रोल दो, विल कंट्रोल इट। ओके, बट डू यू थिंक दैट विल चेंज पाकिस्तान?
आई डोंट थिंक सो, You don't think so? क्योंकि जो एलिफेंट इन द रूम है उसको तो आप एड्रेस ही नहीं कर रहे। आपको पता है, मुझे पता है एलिफेंट इन द रूम क्या है, बिल्कुल। हमने अगर बता दिया तो एलिफेंट हमारे पीछे पड़ जाएगा। I think on that note, let me thank Ali. Ali, it was always a pleasure and fantastic talking to you. थैंक यू। खुश रहें. Thank you.